बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। बीएन झा साहब, 2 महीने शांति, 2 महीने के बाद फिर से ईरान का इजराइल पर, इजराइल का ईरान पर हमला, लेकिन शाम होते होते फिर खबर आई, ईरान कहा कि अब और हमले नहीं करेंगे। क्या मायने इसके? अमेरिका ईरान का सीज फायर, लेकिन ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने। सर राजेश जी, ये शांति का पहल है या अशांति का पहल है, ये समझ में आता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वारदातें, जिस तरह की हरकतें इस बैटल फ्रंट पे हो रही है, समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ है क्या। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस बैटल फ्रंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो शांति का पक्ष ले रहे हैं? शांति तो मुझे कहीं नहीं दिखती है। अब आते हैं इस जो एस्केलेशन हुआ है लास्ट नाइट, उसके ऊपर में आते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ही यूनिलैटरल सीज फायर लगाया था, और उसके बाद कहीं न कहीं एक शांति का पक्ष दिख रहा था कि वॉर में कुछ नरमी आई हुई बैटल फ्रंट पे। लेकिन जब अमेरिका ने टेररियल डिफेंसिव एक्शन, तो जब उन्होंने वो अपना डिफेंसिव एक्शन लिया, ईरान के ऊपर में मिसाइल दाग के, ईरान के ऊपर में बहुत सारे जो आर्सनल्स के हैं उसको गिरा के, तो सीज फायर तो तभी टूट गई थी जी। और इसीलिए इसका एस्केलेशन सबों के, मतलब किसी को डाउट भी नहीं था कि इसका एस्केलेशन होगा, ईरान इसका जवाब देगा। ईरान ने इनिशियल जवाब दिया कि MQ-9 को एक मार के गिराया। ओके। लेकिन उसके बाद जो लास्ट नाइट जब लेबनान का पक्ष लेके, हिजबुल्लाह का पक्ष लेके IRGC ने मिसाइल्स फायर की तेहरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर में, तो किसी को संदेह नहीं रह जाना चाहिए था कि इसराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा। USA चाहे कुछ भी कह ले, बिल्कुल, ट्रंप कुछ भी कह ले, अगर इसराइल ने मन बना लिया है कि इसको रिस्पॉन्ड करना है तो वो करेगा, और वही हमने रात में देखा। लेकिन उसके बाद जिस तरह का एस्केलेशन हुआ, इतने मतलब स्कोर्स ऑफ मिसाइल्स जो ईरान के थ्रू दागे गए इसराइल के ऊपर में, और इसका जो फिर उसको रिस्पॉन्स मिला, तो ये एस्केलेशन अनकॉल्ड फॉर था, क्योंकि कुछ अचीव नहीं हुआ इसमें। लेकिन एक चीज अचीव हुई कि ईरान ने यह दिखा दिया कि आप ये मत समझ लीजिए कि हमारी जो मिसाइलें हैं वो खत्म हो गई हैं, अभी भी हमारे पास इतना जखीरा है जिसे हम इजराइल पर दाग सकते हैं। मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद बीएन झा सर के पास हम लौटेंगे। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। बड़ी खबर, ताश के पत्तों की तरह गिरती चली गई इमारतें। फिलीपींस में 2 घंटे में 138 झटके महसूस किए गए। अब तक 19 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पे ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरती चली गई। एम्बियंस के साथ जरा इन तस्वीरों को भी एक बार प्ले कर दीजिए, क्योंकि फिलीपींस में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। एम्बियंस के साथ तमाम तस्वीरों को प्ले करिएगा। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरती चली गई। ये तस्वीर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्डिंग गिरती हुई, और जबरदस्त नुकसान जो है वो फिलीपींस के अंदर हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पूरे का पूरा मॉल जो है वो गिर गया, लोग देखते रह गए और मॉल पूरे का पूरा ढह गया। ये फिलीपींस में भूकंप आया, उसके बाद तबाही की तस्वीरें, लोग सड़कों पर निकल गए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्टर स्केल पर जब 7.6 की तीव्रता से भूकंप आता है तो हालत क्या होती है। स्कूल में जो बच्चे मौजूद थे, उन बच्चों को बाहर निकाला गया, उन्हें सेफ जो है उन्हें किया गया। बच्चे डरे हुए थे उस वक्त। देखिए, खुद देखिए आप, ये देखिए आप, ये फिलीपींस से तस्वीरें सामने आई हैं।
और स्कूल में बच्चे थे, डरे हुए थे बच्चे, लेकिन टीचर्स ने सबको संभालने की पूरी कोशिश की। ये तीव्रता 7.6 के आसपास थी, डर का माहौल, खौफ का माहौल, और ये रिएक्टर स्केल पर 7.6 के आसपास। अगली तस्वीर प्ले कर दीजिए। तो हमने आपको दिखाई, फिलीपींस में भूकंप आया था। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पाक ने 16 महीने में लॉन्च किए 6 सैटेलाइट। भारत की इंच इंच जमीन पर चीन की नजर। पाक की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है चीन। सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किए गए सैटेलाइट, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पाक ने 16 महीने में लॉन्च किए 6 सैटेलाइट। भारत के इंच इंच जमीन पर चीन और पाकिस्तान की नजर। पाक की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है चीन। यह खेल हमें समझना होगा। सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया गया है सैटेलाइट्स को। पाक ने 16 महीने में 6 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। भारत पर नजर रखने की पूरी प्लानिंग, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से पूरी जानकारी। उसके बाद बीएन झा सर के पास, क्योंकि झा सर डीआरडीओ में काम कर चुके हैं, बहुत डिटेल से बता सकते हैं। चलिए, पाक चीन की सैटेलाइट साजिश, 16 महीनों में 6 सैटेलाइट को तैनात किया। सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात की गई हैं ये सैटेलाइट निगरानी के लिए। खास सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसे माना जाता है कि अगर निगरानी आपने किसी देश की करनी है तो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को तैनात करिए। चीन की मदद से इनको तैनात किया गया है। भारत के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान और चीन की नजर है। और इतना ही नहीं, ईरान, अफगानिस्तान, हिंद महासागर तक इसकी रेंज है। वहां पर क्या कुछ घट रहा है, चाइना, पाकिस्तान आराम से अब देख सकता है। सीमाओं के बाहर रणनीतिक गतिविधियां, खासकर भारतीय नौसेना की जहाजों की मूवमेंट क्या है, उस पर पाकिस्तान नजर रख रहा है। सैटेलाइट की मदद से किल चेन चाइना और पाकिस्तान ने बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका असर हमें देखने को मिला था। भारत के पास मौजूद है एंटी सैटेलाइट सिस्टम, लेकिन समझना होगा ये खेल क्या चल रहा है। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बीएन झा सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ बने हुए हैं। बीएन झा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान का ये जो सैटेलाइट वाला खेल चल रहा है, इसे हम देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो और खतरनाक हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो किल चेन बनाई गई थी, उसका असर हमने देखा। राजेश जी, आपका इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कमी है। आपने कहा सिंक्रोनस सैटेलाइट जी, तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो हैं वो सूरज के मुकाबले में हमेशा उसको फेस कर रहे होते हैं, हमेशा लाइट में होती है और हमेशा एक ही समय से उस जो लोकेलिटी है पृथ्वी के उस हिस्से से पास करती है। Okay. तो ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है जो लगभग 500 किलोमीटर के एलईओ में, लो अर्थ ऑर्बिट में चलती है। लेकिन जो जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हमेशा एक जगह में तैनात होती है, जो धरती के घूमने के साथ साथ उसी के साथ साथ घूमती है। मतलब आप ये समझ लें कि 24 घंटे उसकी निगाह धरती के एक भूखंड में होती है। तो अगर ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो ज़्यादा इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिए, क्योंकि 36,000 किलोमीटर से कोई भी चीज़ यहाँ पे वो ऐसी नहीं दिखती है जो आपको देखना चाहिए। जैसे अगर बॉर्डर एरिया में नज़र रखनी है या भारत के किसी भाग में नज़र रखनी है तो वो नहीं होगा। अगर ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो हमारे पास भी आज के दिन में शायद 26 से 27 सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ये जितने भी जो देश हैं जिनके पास में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो ये रखते हैं। और इसका उपयोग अगर बहुत अच्छे लेंस को अगर उन्होंने लगाया हुआ जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है
तो आप ज़मीनी हकीकत को देख सकते हैं। इसके भी कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। ओके। तो इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी हम जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन जो है वो चीन पाकिस्तान को देता रहा है, तो इसके ऊपर में ज़्यादा मत जाइए। हमने ये भी सुना था कि जब ईरान जब हमले कर रहा था अरबियन नेशंस पे, तो या तो चीन ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी या फिर रशिया ने इन्फॉर्मेशन दी थी। इसका कोई खास मतलब नहीं होता है, वो मान के ठीक है। चलिए। अब ये जो 7 सैटेलाइट हैं, ये पाकिस्तान के नो हाउ, पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी लेवल है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। उसको अगर कार्टोसैट बनाना है, कार्टोसैट जो होता है, कार्टोग्राफिक इमेज वो धरती का देता है, ठीक और है सर। उसी में किसी भी भूखंड का आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे सैन्य मूवमेंट हुई है, क्या यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन का बिट चल रहा है, क्या यहाँ पे सैन्य का बिल्डअप हो रहा है, तो उसके लिए खास तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए होता है जो अभी पाकिस्तान के पास में नहीं है। तो इन सैटेलाइट के ऊपर में लेकिन ज़्यादा मत लेकिन जाइए। बीएन झा सर, मैं मेरा जो पॉइंट था जो और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पाकिस्तान ने जहां ये 1-1.5 साल के अंदर 6 से 7 सैटेलाइट छोड़ी, वहां इसरो के 7 लॉन्चिंग जो हैं वहां फेल हुए हैं सर। कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ओके। देखिए इसरो का फेल हुआ था। इसरो अपना एक सैटेलाइट जो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूएस 9 को जो रिप्लेस करने वाला था, वो नहीं हो पाया है। उसकी जी। लाइफ और अभी 1-1.5 साल अभी है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट लॉन्च होगा उसमें इसका कॉम्पनसेट हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए हमारे, मैंने कहा ना, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे सैटेलाइट अभी लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, और लगभग 1 दर्जन सैटेलाइट जो हैं वो जियो सिंक्रोनस में हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चौबीसों घंटे आंखें टकटकी लगाए हुए भूभाग पे देख रहे हैं। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए। चलिए। और पाकिस्तान के पास वो हमें थ्रेटनिंग नहीं है कि वो हमारे धरती पे आके कुछ कर लेगा। उसको शायद पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उसको ठीक है, इसके चलिए लिए। मैं लौटता हूं लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान सब से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटते हैं। तो पीओके में हड़कंप है, पीओके में फिर भड़की बगावत की आग। बड़ी खबर इस वक्त की, रेंजर की फायरिंग में 7 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, अपने ही लोगों पर पाक रेंजर की फायरिंग। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में जैक कर रहा है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पीओके में फिर भड़की बगावत की आग। बड़ी खबर इस वक्त की, रेंजर की फायरिंग में 7 लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग घायल हैं। पाक पीओके में फिर भड़की है बगावत की आग। ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद अलग अलग तस्वीरें जो पीओके से सामने आई हैं वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पूरी खबर को डिकोड कर लेते हैं। पीओके में लोगों पर अत्याचार, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक, मंगलवार को जैक ने प्रदर्शन करना था। प्रदर्शन से पहले पाक रेंजर्स ने जैक के सदस्यों के ऊपर गोली चला दी, कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चला दी। नेक्स्ट ग्राफिक्स, पीओके में हुई हिंसा का विरोध कर रहे थे जैक के सदस्य। जैक के एक प्रमुख नेता की हत्या कर दी गई है। इंटरनेट ब्लैकआउट और समूह प्रतिबंध से नाराज थे जैक के कार्यकर्ता। नेक्स्ट ग्राफिक्स, इंटरनेट ब्लैकआउट और समूह पर प्रतिबंध और बिजली की भारी कमी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं जो लगातार सस्पेंड रहती हैं, इस मुद्दे को जैक उठा रहा था। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनके ऊपर गोली चला दी। यकीन ना हो तो चंद तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो पीओके से सामने आई हैं। जल्दी से अलग अलग तस्वीरें हमारे पास हैं, एम्बियंस के साथ प्ले करिए पीओके से आई तस्वीरें। कुल्लु नफ्सिन हैं वो घायल हुए हैं। जैक प्रदर्शन कर रहा है लेकिन रेंजर्स अपने ही लोगों के ऊपर AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बीएन झा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीएन झा सर,
क्या हो रहा है सर पीओके में? जय कह रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अत्याचार हो रहा है, पीओके के जो संसाधन है हमारे उसका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या फायदा मिल रहा है? लेकिन बदले में क्या मिला? गोली, 7 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। सर राजेश जी, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का रिप्रेशन जो है, चाहे वो पीओके हो या फिर बलूचिस्तान हो, वहाँ पे लगातार चला आ रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये जो लोग हैं वो काफ़ी तंगी में जीते हैं। पाकिस्तान पीओके का जो एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित ले लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान ले लीजिए, ये लोग काफ़ी बेसिक नीड्स पे जीते हैं और उसके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे डेवलपमेंट लगभग ज़ीरो है। इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि शायद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अपने आप। वहाँ के लोग जो हैं वही वहाँ पे मतलब रिवोल्ट कर देंगे। जी। तो ये चीज वहां पे मतलब कितने दशकों से चला आ रहा है। अभी गोली यहाँ पे बरसाई है, इसके पहले बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे किया था। इसके पहले आप जानते हैं जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थे, तब वहां पे यूएई से जो उनके यूएवी हैं, उससे बॉम्ब गिराया जाता था उन एरिया में। तो इस तरह से वहां पे रिप्रेशन चलता आ रहा है। और बलूचिस्तान की तो बात आप जानते ही हैं। तो वहां के लोगों का रिप्रेशन चलता आ रहा है और ये कोई नई चीज हम नहीं देख रहे हैं। ये एक और कहते हैं ना कि वन मोर फेदर इन आर्मीज कैप, कि उनका जो रिप्रेशन है अपने लोगों के ऊपर में, ये और जब जाहिर हो रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है। ठीक है। तो ये वहां पर चला आ रहा है। हमें लोग वहां के लोगों से संवेदनाएं हैं, क्योंकि वो लोग भी नॉर्मल मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कई साल पहले लाल किले से कहा था कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ में है, चाहे बलूचिस्तान के लोग हों चाहे पीओके के लोग हों, तो ये चीजें वहां पे चली आ रही है। हमारी भी जो संवेदनाएं होनी चाहिए सर, संवेदनाएं, क्योंकि है तो आखिरकार भारत का ही हिस्सा। मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट सामने आई है। भारत पाक बना रहे हैं परमाणु मिसाइलें। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डॉक्ट्रिन बदल चुकी है। वॉरहेड्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर दोनों देशों ने रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट आई सामने। भारत पाक बना रहे परमाणु मिसाइलें। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली डॉक्ट्रिन। ग्राफिक्स जल्दी से प्ले करिए। वॉरहेड्स को लेकर ऑपरेशन अलर्ट पर उन्हें रखा गया है, वॉरहेड्स को। उसके बाद मैप भी आपको दिखाएंगे। भारत पाक पर सिपरी की रिपोर्ट क्या कहती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। भारत के पास अभी 190 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार मौजूद हैं, ये सिपरी की रिपोर्ट कह रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदल चुकी है डॉक्ट्रिन। न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम पर दोनों देश काम कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीकों से न्यूक्लियर वेपन्स को दागना, इसके ऊपर दोनों देश लगातार काम कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई वॉरहेड जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। एक मिसाइल पर कई वॉरहेड तैनात किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग राज्यों के अंदर या जगहों पर वो हमला किया जा सके। वॉरहेड्स को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे रखा गया है। चीन के परमाणु जखीरे में काफी इजाफा हुआ है। चीन के पास 620 परमाणु हथियार हैं। 2024 तक यह आंकड़ा महज 300 था। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे लगातार काम कर रहा है, वो मिसाइलें जो परमाणु हथियार लेकर अमेरिका तक पहुंच सकें। मैप हमारे पास है, जल्दी से उसको प्ले करिए। इस वक्त वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है, दुनिया की क्या सिचुएशन है परमाणु हथियारों को लेकर, वो जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलिए पहले अमेरिका को देख लेते हैं। अमेरिका के पास 5042 न्यूक्लियर वेपन है इस वक्त। ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन के पास 225 है। फ्रांस के पास 370 हैं। फ्रांस ने 70 परमाणु हथियार जो हैं एक साल के अंदर बनाए हैं। यह थोड़ा सा चौंकाने वाला है, इसको समझेंगे। इजराइल की बात करें, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 170 पे है, भारत 190 पे पहुंच चुका है। एक वक्त था जब भारत पाकिस्तान से 4 या 5 न्यूक्लियर वेपन्स कम होता था, लेकिन अब पाकिस्तान 170 पर, भारत 190 का आंकड़ा पार कर चुका है। चीन की बात करें, चीन 620 न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। इसको यह भी चौंकाने वाला है, जैसा मैंने कहा कि 2 साल के अंदर 320 वॉरहेड्स परमाणु बम चीन की तरफ से बनाए गए हैं। चीन
न्यूक्लियर रेस में शामिल हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के पास 50 है, रूस के पास 5420 है। इसको समझना होगा। लेकिन ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डॉक्ट्रिन बदल चुका है, दोनों देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को जो है वॉर रेडी रख रहे हैं, यानी कि किसी भी वक्त इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। क्या इसका मैसेज है? इसको चलिए बीएन झा सर से समझने की कोशिश करते हैं। बीएन झा सर, बड़ी अहम रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट। परमाणु हथियारों के आंकड़े कम ज्यादा होते हैं, लेकिन यह जो कहा जा रहा है कि वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर अलग अलग तरीकों से लॉन्च करने की तैयारी में भारत और पाकिस्तान लगे हुए हैं, इसके क्या मायने हैं सर? राजेश जी, देखिए, किसी भी देश की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, खास करके रिस्पॉन्सिबल देश जो हैं, वो यूजुअली मीडिया में चर्चा नहीं की जाती है। अब चूंकि आपने ये मामला छेड़ा है कि सिप्री का ये रिपोर्ट आया हुआ है, तो सिप्री का भी डायरेक्ट होल्ड नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए, जिन दिनों में हमारा भारत न्यूक्लियर स्टेट बना था वाजपेयी जी के समय में, और उसी समय में उसी के हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप को डिक्लेयर किया था न्यूक्लियर स्टेट। हालांकि वो न्यूक्लियर स्टेट हमसे लगभग 10 साल पहले से ही बन चुका था, लेकिन डिक्लेयर किया था हमारे विस्फोट के बाद, लगभग 10 दिन 12 दिन के बाद। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि पाकिस्तान ही उन दिनों में एक ऐसा देश था जो कि फर्स्ट ऑप्शन रखे हुए था। उसने बिल्कुल ओपनली कहा था कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है और हम फर्स्ट वॉर का जो ऑप्शन है वो रखे हुए हैं। तो इस पे जब वाजपेयी जी से सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान तो ऐसा कर रहा है, आपने क्यों सेकेंड स्ट्राइक रखी हुई है, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही है जो कि हमारे लिए आज भी वो मील का पत्थर है। और वो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो अगले दिन का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान विश्व के नक्शे पे नहीं रहेगा। अब देखिए, जो हमारी डॉक्ट्रिन है, जो स्ट्रेटेजिक वॉर की जो फ्रेमिंग होती है, ये सबों के सामने नहीं आती है, किसी के सामने नहीं आती है। और ये चीजें किसी भी देश को उसको अपना चेंज करने का अपना नजरिया है। जिस दिन भारत को लगेगा कि ये थ्रेट हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो सेकंड स्ट्राइक से हम फर्स्ट स्ट्राइक पे आ सकते हैं। मैं 30 सेकंड में एक चीज समझना चाहता था कि क्या भारत थोड़ा चेंज नहीं कर सकता न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में, कि फर्स्ट स्ट्राइक का जो ऑप्शंस है उसको हमने अभी तक क्यों क्लोज करके रखा हुआ है? अगर पाकिस्तान उसके ऊपर विचार कर सकता है, भारत क्यों नहीं कर सकता है सर? वही मैंने जो लास्ट सेंटेंस कहा था, मैंने यही कहा था कि सेकंड ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन पे कंट्री कभी भी अपने आप को ला सकती है जिस दिन उसको लगेगा कि स्ट्रेटेजिक थ्रेट है हमारे ऊपर में, वो आ जाएगा। अब देखिए, आज के दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग बहुत जिसके ऊपर चलिए मीडिया में आप बात नहीं कर सकते हैं और बात करना सही भी नहीं है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।